राइट, ठीक है जी। तो आई होप यू आर ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। राइट, तो स्टार्टिंग विद द टुडेज लेक्चर, आज हम स्टार्ट करेंगे बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोर्शन हमारे सिलेबस का, जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आर सिलेबस। ठीक है, ये जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, if you understand the idea of western political thought, you will realize that this western political thought, or this concept of western political thought, can be divided into majorly two eras. The major era of western political thought that you can derive or that you can understand is, one is the era of Greek thinkers. तो अगर हम ग्रीक थिंकर्स की बात कर रहे हैं तो वी स्टार्ट विद द टू प्राइमरी ग्रीक थिंकर्स जो आपके यूपीएससी के सिलेबस में भी मेंशन्ड हैं, वो हैं प्लेटो एंड एरिस्टोटल। ठीक है, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, दीज आर द टू प्राइमरी ग्रीक थिंकर्स जिनकी हम बात करते हैं। तो अब आप ये देखो कि इसके साथ ऐसा नहीं है कि एरिस्टोटल एंड प्लेटो वर द फर्स्ट ग्रीक थिंकर्स। प्लेटो और एरिस्टोटल से पहले भी काफी ग्रीक थिंकर्स रहे थे, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम बीइंग सोक्रेटिस। राइट, इस सोक्रेटिस का नाम आप सबने सुना भी होगा, एंड सोक्रेटिस वाज ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द ग्रीक थिंकर्स। Socrates had influence on Plato, Plato had an influence on Aristotle, right? तो ये एक लीनियज चलती गई जिसमें हम ग्रीक थिंकर्स की अंडरस्टैंड करने के लिए आपके आसान रहेगा कि सोक्रेटिस वाज द काइंड ऑफ गुरु ऑफ प्लेटो, और प्लेटो के गुरु कौन थे, सॉरी एरिस्टोटल के गुरु कौन थे, प्लेटो। तो ये लीनियज जो है, ये एक बड़ा ही अच्छा फ्रेमवर्क हेल्प करता है आपको समझाने में या समझने में किस चीज का, हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का। राइट, तो अगर हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को समझ रहे हैं, तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी बात करी थी कि अगर हमने थॉट को समझना है तो थॉट की अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें किस चीज को समझने की जरूरत है। स्क्रीन ब्लर होगी क्या? स्क्रीन ब्लर होगी क्या? जस्ट अ मिनट, है ना? ठीक है, देखो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की हम बात कर रहे थे। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हमने बोला कि ये जो लीनियज है ग्रीक थिंकर्स की, ये लीनियज जो है ये हमें समझने के लिए हम जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रीक पॉलिटिकल थॉट करते हैं। तो देखो, जैसे मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन कर रहा था, कल भी मैंने बात करी थी कि थॉट जो है, थॉट इज बेसिकली काइंड ऑफ अ थिंकिंग ऑफ अ पर्टिकुलर एज, अ थिंकिंग ऑफ अ पर्टिकुलर एरा। तो जब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट समझते हैं तो हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट समझने के लिए ये भी देखना पड़ता है कि किस तरह से उस एरा में थॉट प्रोसेस चल रहा था, या क्या उस टाइम का या ग्रीक थॉट का क्या बेसिक आइडिया रहे थे जिसकी वजह से ऐसा एक फ्रेमवर्क इन लोगों ने सेटअप करा। ठीक है, तो उसको हमें बैकग्राउंड में भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो अगर हम ग्रीक थिंकर्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के आइडिया में स्टार्ट किया कि जो ये ग्रीक थिंकर्स हैं या जो ग्रीक थॉट है, इस ग्रीक थॉट को समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक फीचर्स ऑफ द ग्रीक लाइफस्टाइल और द बेसिक फीचर्स ऑफ द ग्रीक सोसाइटी, कि जो उस टाइम पे सोसाइटी थी, उस सोसाइटी को समझने के लिए आपको बेसिक फीचर्स अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे, आपको बेसिक आइडिया समझना पड़ेगा कि वहां पे ऐसा क्या था जिसकी वजह से ऐसा थॉट प्रोसेस बना। कि ऐसा क्या देखा प्लेटो ने कि प्लेटो को ये लगा कि यार डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है, एक रूलर होना चाहिए। ऐसा क्या देखा एरिस्टोटल ने कि एरिस्टोटल को लगा कि यार प्लेटो का ये आइडिया सही नहीं है, इस आइडिया को हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपने समझना है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट क्या है, या किसी भी आइडिया में या किसी भी थॉट में कैसा उसका बिहेवियर रहता है, कैसा कॉन्सेप्ट एनालिसिस रहता है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वहां पे सिचुएशन क्या थी जिस टाइम पे वो लोग लिख रहे थे। तो उसके हिसाब से वी कैन अंडरस्टैंड कि ग्रीक सोसाइटी का क्या आइडिया था। तो जो ग्रीक सोसाइटी थी, ग्रीक सोसाइटी बेसिकली वाज काइंड ऑफ लिव्ड, और इट लिव्ड इन अ सिटी स्टेट्स। ठीक है, ग्रीक सोसाइटी लिव्ड इन अ सिटी स्टेट्स। तो सिटी स्टेट्स जो छोटी छोटी सिटी स्टेट्स थी, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि एक सिटी स्टेट्स होती है छोटी छोटी एरियाज, जिसको वहां पे दो थे फेमस, एक था एथेंस और एक थी स्पार्टा। तो सिटी स्टेट्स का कॉन्सेप्ट वहां पे एग्जिस्ट करता था। उन सिटी स्टेट्स में जो ग्रीक लाइफस्टाइल था, वो ग्रीक लाइफस्टाइल काफी ज्यादा पीपल सेंट्रिक था। ठीक है, दैट मींस दैट ग्रीक लाइफस्टाइल वाज अ लॉट ऑफ पीपल सेंट्रिक और एथनोसेंट्रिक।
ठीक है, वहां पे कई ज्यादा इल फीलिंग्स भी थी, काफी काफी ज्यादा डिफरेंट ओपिनियंस भी एग्जिस्ट करते थे कि कोई कहता था रिपब्लिकन होना चाहिए, कोई कहता डेमोक्रेसी होनी चाहिए। पर प्राइमरीली जो ग्रीक थॉट था या जो ग्रीक लाइफस्टाइल था, जो ग्रीक सोसाइटी थी, उसका मेजर फीचर जो था वो एक ये था कि हम जहां बात कर रहे हैं इक्वालिटी, हम जहां बात कर रहे हैं लोगों की, तो उनका जो लाइफस्टाइल था, दैट लाइफस्टाइल वर काइंड ऑफ एथनोसेंट्रिक। एथनोसेंट्रिक में मतलब क्या है, और ये जो एथनोसेंट्रिक का मतलब है कि वहां पे रेसिज्म एग्जिस्ट करता था। एथनोसेंट्रिक का मतलब है कि वहां पे रेसिज्म जो है वो एग्जिस्ट करता था। और इस एग्जिस्टेंस का पता कहां लगता है? इस एग्जिस्टेंस का आपको पता लगता है प्लेटो के थॉट में। इस एग्जिस्टेंस का आपको पता लगता है प्लेटो की एक स्टेटमेंट में। वो प्लेटो की स्टेटमेंट क्या है? प्लेटो कहता कि यार अच्छा हुआ कि आई थैंक गॉड दैट आई वाज बोर्न एज अ ग्रीक, आई थैंक गॉड दैट आई वाज बोर्न एज अ मैन, एंड मोर ओवर आई वाज नॉट बोर्न एज अ स्लेव। तो ये जो आइडिया है, ये आइडिया एक्सप्लेन करता है कि प्लेटो जिस सिचुएशन में रहता था, प्लेटो जिस सोसाइटी में रहता था, वो सोसाइटी काफी ज्यादा एथनोसेंट्रिक थी। मतलब क्या था कि पीपल सेंट्रिक का हमारा मतलब क्या है कि वो रेसिज्म को या रेस के कॉन्सेप्ट में विश्वास रखती थी, तभी वहां पे स्लेवरी का आइडिया भी एग्जिस्ट करता था। राइट, तो जो हम थॉट पढ़ेंगे, उस थॉट को समझने के लिए हमें ये पहले पता होना चाहिए कि सोसाइटी की एग्जिस्टेंस कैसी है, वहां पे लोग किस तरह से काम कर रहे हैं और किस नजरिए से वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जा रही है। राइट, तो ग्रीक थॉट में सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो उसमें हम इन दोनों थिंकर्स की बात करते हैं, जिसमें आता है आपका प्लेटो एंड एरिस्टोटल। राइट, प्लेटो बीइंग द स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटिस वाज इंस्पायर्ड बाय सोक्रेटिक थॉट। ठीक है, एरिस्टोटल was the student of Plato, but as many people or the commentators have said that Aristotle was the biggest critique of Plato. Right, कि अब होता ऐसा है कि जैसे किसी एरिस्टोटल ने प्लेटो की थ्योरीज को पढ़ा, एरिस्टोटल ने प्लेटो की थ्योरीज को समझा, उसने बोला कि यार प्लेटो की थ्योरीज में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो हम ये कह सकते हैं कि रियल लाइफ में प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। प्लेटो ने ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट दिए जो एरिस्टोटल ने कहा यार ये इम्पॉसिबल है, दिस कैन नॉट बी अचीव्ड। तो प्लेटो एक ऐसे प्लेन पे खेल रहा है जिसको हम एक तरह से यूटोपियन आइडिया भी कहते हैं। प्लेटो एक ऐसे प्लेन पे खेल रहा है जिसको हम यूटोपियन आइडिया भी कहते हैं। इस यूटोपियन आइडिया का मतलब क्या है कि प्लेटो एक ऐसे प्लेन पे खेल रहा है जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू अचीव है। तो एरिस्टोटल ने इस कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज करा कि प्लेटो इस प्लेन पे खेल रहा है कि वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो एरिस्टोटल ने क्या बोला? एरिस्टोटल ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी, एरिस्टोटल ने ये थ्योरी दी या ये थॉट दी एरिस्टोटल ने कि उसने बोला कि भाई हमें प्रैक्टिकली की बात करनी है कि प्रैक्टिकली हो क्या सकता है, कि हम सोसाइटी क्रिएट कैसी कर सकते हैं। उस प्रैक्टिकल अप्रोच को क्रिएट करने की बात किसने करी? एरिस्टोटल ने। तभी कहा जाता है कि प्लेटो नो डाउट इज काइंड ऑफ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट और द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंकर, first or the most prominent thinker of Western political thought. But Plato is not considered as the father of political science. Plato is rather considered as the father of political philosophy, whereas Aristotle is considered as the father of political science, because Plato played in the ideas of metaphysical realities, और Plato played in the ideas of metaphysical world। जैसे हमने कल बात करी थी ना, metaphysical ideas की बात करता था प्लेटो, whereas Aristotle was very close to reality. Aristotle was very pragmatic. तो ये थोड़ा सा जो थॉट प्रोसेस है, ये थॉट प्रोसेस समझने के लिए हमें सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। उस सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे प्लेटो की। राइट, उस प्लेटो को समझने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि सोक्रेटिक इन्फ्लुएंस क्या रहा, वहां पे सिचुएशन क्या थी, और प्लेटो ने सोक्रेट से क्या सीखा जो अल्टीमेटली उसके थॉट में भी रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। प्लेटो इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। ठीक है जी, मनप्रीत, प्लेटो इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी एंड एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है जी, अब चलो फिर आगे देखते हैं। अगर किसी को डाउट नहीं फिर हम आगे चलते हैं।
हम स्टार्ट करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं कि प्लेटो किस सिचुएशन में था और प्लेटो का थॉट की बेसिक आइडियाज क्या है। ठीक है, तो जब हम प्लेटो के थॉट के बेसिक आइडियाज पढ़ रहे हैं तो आज की क्लास में देयर विल बी नॉट कि ऐसा कुछ नहीं होगा ज्यादा कि मैं आपको लिखवाऊंगा। आज टुडे विल बी द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लेटोस कॉन्सेप्ट्स, कि प्लेटो का थॉट क्या था, प्लेटो का आइडिया क्या था, उस आइडिया को हम समझेंगे। ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ प्लेटो इवॉल्व्ड, यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ द थ्योरी ऑफ प्लेटो और द थॉट ऑफ प्लेटो इवॉल्व्ड, right? Ki how Plato became so important in the Western political thought, because when he was writing or when Plato was discussing his concepts, those concepts of Plato are still relevant. Plato talked about the concept of justice, Plato talked about the concept of role of family, Plato talked about idea of nepotism. तो ये सारे जो आइडियाज है ना, ये सारे आइडियाज आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने प्लेटो के टाइम पे रेलेवेंट थे। तभी ये स्टेटमेंट भी पास ऑन करी गई कि Popper, in spite of the biggest critique, Popper is one very famous thinker who wrote a book Enemy of Open Societies. तो उसने ये भी लिखा, उसने बोला कि यार प्लेटो का सबसे बड़ा क्रिटिक कार्ल पॉपर को कंसिडर किया जाता है। कार्ल पॉपर ने यहां तक बोल दिया कि यार प्लेटो का, कार्ल पॉपर इज द बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ प्लेटो। तो कार्ल पॉपर ने यहां तक बोल दिया कि प्लेटो का स्पेल ऐसा है, प्लेटो ऐसा एक थॉट है हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, हमारे पॉलिटिकल थॉट के कंसिडरेशन में या इस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में, कि प्लेटो का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कैन बी ईदर प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक, इट कैन नॉट बी नॉन प्लेटोनिक। मतलब या तो आप प्लेटो के साथ हो या तो आप प्लेटो के अगेंस्ट हो, पर आप प्लेटो को इग्नोर नहीं कर सकते। वो मीम बनते हैं ना, अगर आप मीम्स देखो तो मीम्स बनते हैं ना कि यू कैन ईदर लव हिम, यू कैन ईदर लव मी और हेट मी, बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। वो प्लेटो का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, कि यू कैन ईदर बी प्लेटोनिक, ईदर यू कैन बी नॉट एंटी प्लेटोनिक, बट यू कैन नेवर बी नॉन प्लेटोनिक। दैट इज द स्टेचर ऑफ प्लेटो इन द आइडिया ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, राइट। तो अब इस स्टेचर को प्लेटो ने अचीव कैसे किया, इस स्टेचर के लिए प्लेटो ने क्या करा, तो वो हम एक बार उस चीज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। ठीक है जी, तो अगर हम प्लेटो की बात कर रहे हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट प्लेटो बेसिकली उस टाइम पे जब प्लेटो ने जन्म लिया, तो उस टाइम के ऊपर प्लेटो ने ग्रीक सोसाइटी में जन्म लिया। ठीक है, तो प्लेटो वाज बेसिकली द रेजिडेंट ऑफ अ वेरी फेमस स्टेट और अ सिटी स्टेट। उस टाइम पे दो फेमस सिटी स्टेट थी, वन वाज एथेंस एंड वन वाज स्पार्टा। ठीक है, एथेंस एंड स्पार्टा वर द टू वेरी प्रोमिनेंट सिटी स्टेट्स। तो प्लेटो ने जब जन्म लिया तो प्लेटो एक टाइम पे ग्रीक थ्योरी जो थी, ग्रीक सोसाइटी जो थी, दैट वाज ऑन इट्स पीक, बट प्लेटो हैड सीन द वर्स्ट ऑफ ग्रीक सोसाइटी। प्लेटो हैड सीन द एब, कि लोएस्ट जो पॉइंट होता है ना, वो उसने देखा ग्रीक सोसाइटी का। वो लोएस्ट पॉइंट देखा क्यों ग्रीक सोसाइटी का, क्योंकि देयर वाज वन वेरी फेमस पेलोपोनेसियन वॉर। देयर वाज वन वेरी फेमस पेलोपोनेसियन वॉर व्हिच वाज फॉट बिटवीन एथेंस एंड स्पार्टा। ठीक है, देयर वाज अ पेलोपोनेसियन वॉर व्हिच वाज फॉट बिटवीन एथेंस एंड स्पार्टा। एथेंस और स्पार्टा के बीच में पेलोपोनेसियन वॉर का टाइम जो था वो प्लेटो ने देखा। तो प्लेटो जो था, प्लेटो बेसिकली वाज अ रेजिडेंट और ही वाज बोर्न इन एथेंस। तो ही सॉ हिज बिग सिटी और हिज स्टेट बेसिकली सरेंडरिंग टू द स्टेट ऑफ स्पार्टा। तो प्लेटो ने जब ये देखा तो प्लेटो के दिमाग में आया कि यार कि ऐसा क्यों हुआ, एंड मोर इंपॉर्टेंटली हिज गुरु, हिज आइडल सोक्रेटिस वाज फोर्स्ड टू ड्रिंक अ गॉबलेट ऑफ पॉइजन एंड सोक्रेटिस डाइड। ठीक है, एक तरह से उसको सोक्रेटिस को सजा दी गई एंड सोक्रेटिस बेसिकली डाइड आफ्टर ड्रिंकिंग दैट गॉबलेट ऑफ पॉइजन। तो प्लेटो ने ये देखा यार, प्लेटो ने ये हिसाब लगाया कि ऐसा क्यों हुआ कि इतना बड़ा गुरु, इतना बड़ा लीडर, इतनी बड़ी हमारी सिटी स्टेट, और उसका ये हशर हो गया कि अल्टीमेटली इट लॉस्ट द वॉर टू अनदर सिटी स्टेट एंड नाउ द पीपल आर रनिंग आफ्टर ईच अदर्स लाइफ। तो ऐसा सिचुएशन क्यों आई? अब इस सिचुएशन को समझने के लिए यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द मेथोडोलॉजी इन विच द प्लेटो और इन विच द आइडिया ऑफ प्लेटो बिल्ड, कि प्लेटो ने किस तरह से बातचीत करनी शुरू की, प्लेटो ने किस तरह से अपना थॉट प्रोसेस दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्लेटो के थॉट प्रोसेस में, दैट इज अ आइडिया ऑफ डायलेक्टिक मेथड। ठीक है, जैसे मैंने आपको कल भी समझाया था कि जब हम थ्योरी की बात कर रहे हैं या जब हम थॉट की बात कर रहे हैं, तो उस थ्योरी और उस थॉट में हमने क्या समझना है, उस थ्योरी और थॉट में हमने ये अंडरस्टैंड करना है
कि बेसिकली मेथोडोलॉजी क्या है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि ये होती है साइंटिफिक, होती है आपकी फिलोसॉफिकल। तो साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल मेथोडोलॉजी में हमने ये देखना है कि यार बंदा किस तरह से अपने कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग करवा रहा है। तो प्लेटो का जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो प्लेटो की बातचीत थी, तो प्लेटो ने सबसे इंपॉर्टेंट एक थ्योरी जो डिसाइड करी, या प्लेटो ने सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो अडॉप्ट किया, दैट मेथड इज नोन एज डायलेक्टिक मेथड। This dialectic method was adopted by Plato. The entire idea or the entire philosophy of Plato was based on this dialectic method. This dialectic method is basically the method of विचार विमर्श। ठीक है, हम जो विचार विमर्श की बात करते हैं ना कि यार कि कन्वर्सेशन, बातचीत, वो कन्वर्सेशन एक डायलेक्टिक मेथड होता है। दिस आइडिया ऑफ डायलेक्टिक मेथड वाज बोरोड बाय प्लेटो फ्रॉम हिज गुरु दैट इज सोक्रेट्स। ठीक है, Plato bought this idea of dialectism from his guru that is Socrates. अब इस dialectical method में क्या होता है, जैसे हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं कि हम 5 लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं, तो उन कन्वर्सेशंस में हम ये देख रहे हैं कि यार मैंने अपना व्यू पॉइंट दिया कि फॉर एग्जांपल मैं तुमसे पूछूं कि यार जस्टिस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो जस्टिस के कॉन्सेप्ट में जैसे ये, चलो प्लेटो की बात छोड़ो, कल की ही तुम्हें बात बताता हूं। जैसे कल हम यहाँ बैठे थे इंस्टीट्यूट में, तो वी वर हैविंग अ डिस्कशन, राइट। तो वी वर हैविंग अ डिस्कशन ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वाज कि जैसे वो यूएस में हमने देखा व्हाई ब्लैक लाइव्स मैटर वाला जो चल रहा है, ब्लैक लाइव्स मैटर्स का जो इशू चल रहा है, तो वी वर डिस्कसिंग, तो वी हैड अ डिस्कशन कि यार व्हाई ब्लैक्स आर अ इजी टारगेट। ठीक है, यूएसए में व्हाई ब्लैक्स आर अ इजी टारगेट, तो वी वर हैविंग अ डिस्कशन। So I gave us some points, some other faculty member gave some points, some other faculty member gave some points. So we were 4-5 people sitting and discussing a particular issue. Now that is the method of dialectics. Now that is the method of conversation that Plato dwelled into, or that Plato jumped into, and his entire thought was built on this idea. Plato wrote a wonderful book. That wonderful book is known as Republic. This entire book of Republic is based on his concept of dialectical methodology or his idea of dialectical method. That means Plato ने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जिस माहौल में ये देखा गया कि लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, people are having conversation with each other, and when the people are having conversation with each other, they are trying to discuss and they are trying to decide कि भाई issue है क्या, or where we are going ahead and what is the situation. जैसे for example in his book of Republic, in his book of Republic, you will see, we will discuss as well, that there are 4 people when the book starts. So there are 4 people other than Plato. अब प्लेटो ने अपनी गुरु दक्षिणा कैसे दी? ठीक है, गुरु दक्षिणा होती है ना, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में अगर आपने देखा हो तो जो ये थे अपना एकलव्य थे, उनसे द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा मांगी, अंगूठा काट के दे दो। ठीक है, वो अंगूठा काटने की गुरु दक्षिणा मांगी। अब प्लेटो ने गुरु दक्षिणा ऐसे नहीं दी, प्लेटो ने अंगूठा नहीं काटा। प्लेटो ने क्या करा कि प्लेटो ने जो अपनी सबसे इंपॉर्टेंट किताब लिखी, ऐसा नहीं था प्लेटो ने और किताबें नहीं लिखी, बहुत किताबें लिखी प्लेटो ने, कई सारे फील्ड्स, एरियाज ऑफ इंटरेस्ट में प्लेटो ने काम किया, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट किताब थी प्लेटो की, जिसको कहते हैं रिपब्लिक, उस रिपब्लिक किताब में प्लेटो ने क्या किया, प्लेटो ने सॉक्रेट्स को सेंटर पॉइंट रखा, प्लेटो ने सॉक्रेट्स को सेंट्रल कैरेक्टर रखा। प्लेटो ने वहां पे कभी ऐसा नहीं कहा उस किताब में कि प्लेटो ये बोल रहा है। प्लेटो ने किस तरह उस किताब में बताया, प्लेटो ने बोल रहा है कि सॉक्रेट्स ये बोल रहा है। ठीक है ना, कि तुम अफसर बन जाओगे, तुम किताब लिखना मेरे लिए। ठीक है, मेरी गुरु दक्षिणा ये होगी कि तुम लिखोगे कि हम नहीं, अनुज ये बोल रहा है। तो ये जो है ना, ये गुरु दक्षिणा प्लेटो ने उसको दी सॉक्रेट्स को अपनी किताब में। तो उसने क्या करा, उसने ऐसा एक माहौल क्रिएट करा, ऐसा एक कन्वर्सेशन पॉइंट किया, जैसे पिंडों में कहते हैं ना, वो सत्थ ते बैठे सी, पंजाब का अगर हुए तो समझेगा सत्थ मतलब कि यार गांव में एक पेड़ होता है या फिर एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन होता है, तो वहां पे जितने गांव के बुजुर्ग लोग होते हैं आके बैठते हैं और सारे दीन जहान की डिस्कशन करते हैं। वो ये तक डिसाइड कर देते हैं कि ट्रंप जीतना चाहिए कि हिलेरी क्लिंटन जीतनी चाहिए। वो ये भी डिसाइड कर देंगे ट्रंप जीतेगा कि जो बिडेन जीतेगा, पर उनको ये नहीं पता होगा कि हमारे घर में क्या हो रहा है। ठीक है, वो दैट इज एंटायरली सेपरेट पॉइंट। बट जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, जो हम भी समझना चाहते हैं, वो ये है कि यार डायलेक्टिक मेथड क्या होता है। तो दैट इज द मेथड ऑफ कन्वर्सेशन। तो प्लेटो ने अपनी किताब में सॉक्रेट्स के थ्रू यही मेथड ऑफ कन्वर्सेशन क्रिएट करा कि 4 बंदे बैठे हैं, सॉक्रेट्स 5वां है, वो पूछ रहे हैं एक दूसरे से कि यार, सॉक्रेट्स पूछता है भाई जस्टिस क्या है, एक बंदा जवाब देता है जस्टिस ये है, सॉक्रेट्स कहता है कि मैं तेरे साथ डिसएग्री करता हूं, जस्टिस ये नहीं है। फिर वो दूसरे से पूछता है कि यार जस्टिस क्या है। तो इस तरह से प्लेटो ने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया अपनी बुक में, जिस एनवायरनमेंट में वो ये बताता है या ये समझाता है कि यार आइडिया ऑफ जस्टिस क्या है या मेथड ऑफ डायलेक्टिज्म क्या है, वो हमें यहां से पता लगता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथोडोलॉजी है जो डायलेक्टिक्स की
जो प्लेटो ने यूज करी, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लेटो ने यूज करी, ये डायलेक्टिक्स की जो मेथड है या डायलेक्टिक्स की जो टर्मिनोलॉजी है, डायलेक्टिक्स की जो मेथोडोलॉजी है, ये डायलेक्टिक्स की मेथोडोलॉजी प्लेटो ने यूज करी, ये डायलेक्टिक्स की मेथोडोलॉजी हीगल ने यूज करी, यही डायलेक्टिक की मेथोडोलॉजी कार्ल मार्क्स ने भी यूज करी। तो ये मेथोडोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से आप अपने थॉट को, किस तरह से अपनी थ्योरी को क्रिएट कर रहे हो। अब इस मेथोडोलॉजी को हम हीगल में भी डिस्कस करेंगे, मार्क्स में भी डिस्कस करेंगे, पर अगर मैं यहां पर आपको बिल्कुल बेसिक बताऊं कि डायलेक्टिकल मेथोडोलॉजी कन्वर्सेशन की मेथोडोलॉजी होती है, इसको हम सिंथेसाइज कैसे करते हैं, दैट वी से दैट इन द आइडिया ऑफ डायलेक्टिकल मेथड देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ थीसिस, एंटीथीसिस एंड synthesis. Thesis, antithesis and synthesis. When we talk about thesis, antithesis and synthesis, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने एक पॉइंट बोला, आपने उसका काउंटर आर्गुमेंट किया, मेरे पॉइंट के अच्छे पॉइंट और आपके पॉइंट के अच्छे पॉइंट निकाल के एक एंड रिजल्ट बना। दैट इज द एंटायर बेनिफिट ऑफ कन्वर्सेशन। तभी लोग बोलते हैं ना कि यार सोल्यूशन कब निकलता है, जब बात करते हो, है ना। जैसे हिंदुस्तान में भी अगर कोई पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है तो उसको बोलते हैं कि तुम डिप्रेशन में भी चले गए बिकॉज यू हैव नोबडी टू टॉक। क्यों? क्योंकि आपके जवाब का सोल्यूशन नहीं निकला। तो दैट इज वन पॉइंट ऑफ डिप्रेशन दैट आई एम टॉकिंग। ठीक है, तो एक पोर्शन ऑफ डिप्रेशन ये भी हो सकता है। तो क्यों? सोल्यूशन नहीं निकला। तो डायलेक्टिकल मेथड जो है, डायलेक्टिकल मेथड अल्टीमेटली सोल्यूशन निकालने में मदद करता है। दैट आई हैव माय व्यू पॉइंट, यू गिव मी योर व्यू पॉइंट एंड अल्टीमेटली वी कम टू एन एंड रिजल्ट दैट इज नोन एज सिंथेसिस। So this is the idea of dialectical method that was followed even by Plato, Hegel and Karl Marx. Right? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, yes or no? हाँ या ना में लिख दो। अगर किसी को डाउट है प्लीज राइट yes or no so that we can continue further. ठीक है जी। अब देखो, अब इसके बाद क्या है कि जब हम बात कर रहे हैं प्लेटो की, या जब हम बात कर रहे हैं किसी थ्योरिस्ट की, जैसे मैं अभी हम आपको प्लेटो को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो प्लेटो ने अपने आर्गुमेंट काउंट, इसको ना एक बार साइड पे अपने नोट्स में साइड में इसको बना लेना, ठीक है, सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। प्लेटो, हीगल एंड मार्क्स, डायलेक्टिकल मेथड, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, साइड पे छोटा सा लिख लो। ठीक है जी, चलो अब लिख लिया होगा सपोज आपने। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमें प्लेटो के थॉट में समझने के लिए क्या चाहिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड बाय फॉर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेटो, द थॉट ऑफ प्लेटो इज द सोक्रेटिक इन्फ्लुएंस ऑन प्लेटो। ठीक है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द सोक्रेटिक इन्फ्लुएंस ऑन प्लेटो एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड, तो मैंने बोला ना बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि प्लेटो के ऊपर सोक्रेट का क्या इन्फ्लुएंस रहा और प्लेटो की बाकी फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंसेस क्या थी। देखो, हर थिंकर मल्टीपल लोगों से इंस्पायर्ड होता है। अगर आपने सोचा कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूंगा, तो ऐसा नहीं है कि आपने देखा एक आदमी को देखा तो आपने बोला कि यार मैं इससे इंस्पायर हो गया। तो हर बंदे की या हर इंसान की मल्टीपल इंस्पिरेशंस भी हो सकती हैं, कईयों की एक इंस्पिरेशन भी हो सकती है। तो प्लेटो की भी मल्टीपल इंस्पिरेशंस थी, प्लेटो का भी मल्टीपल थॉट था, मल्टीपल आइडिया था कि उसने कई कई लोगों से डिफरेंट इंस्पायर होकर उसने डिफरेंट थ्योरीज या थॉट प्रोसेस दी। और जो सबसे बड़ी उसकी इंस्पिरेशन थी, वो इंस्पिरेशन थी सोक्रेट्स। तो सोक्रेट्स को समझने के लिए, सोक्रेट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि प्लेटो ने जो थॉट दिया उसमें सोक्रेटिक का इन्फ्लुएंस क्या था, इन्फ्लुएंस ऑफ सोक्रेट्स। ये यूपीएससी ने ना काफी बार सवाल भी पूछा हुआ मेंस के पेपर, ऑप्शनल के पेपर में, दैट व्हाट इज द सोक्रेटिक इन्फ्लुएंस ऑन प्लेटो। सो जो अभी हम डिस्कस करेंगे सोक्रेटिक इन्फ्लुएंस ऑन प्लेटो, तो इससे आपको ये भी पता लगेगा कि एक आपका प्लेटो की अंडरस्टैंडिंग भी होगी और साथ ही साथ आपका आंसर भी एक तरह से तैयार हो जाएगा, दैट व्हाट इज द सोक्रेटिक इन्फ्लुएंस ऑन प्लेटो। ठीक है, तो इफ वी हैव टू अंडरस्टैंड द सोक्रेटिक इन्फ्लुएंस ऑन प्लेटो, देन वी नीड टू गो बियॉन्ड और गो बैक
कि सॉक्रेट्स की लाइफ में क्या था, या सॉक्रेट्स की सोसाइटी, जिस सोसाइटी में सॉक्रेट्स रहता था वो सोसाइटी कैसी थी। वही फिर हम बात करते हैं ग्रीक थॉट की, कि ग्रीक सोसाइटी कैसी थी, जो सॉक्रेटिस ने उसका आर्गुमेंट दिया कि जिस वजह से लोगों को सॉक्रेटिस थॉट पसंद नहीं आया, उस टाइम की ग्रीक सोसाइटी को सॉक्रेटिस थॉट पसंद नहीं आया और उन्होंने सॉक्रेट्स को मरने पे मजबूर कर दिया, ठीक है ना। बिकॉज सॉक्रेट्स इज कंसिडर्ड एज द वाइजेस्ट मैन ऑफ ऑल टाइम्स, ठीक है। Socrates is considered as the wisest man of all times. That why people did not like the idea of Socrates, or why people did not like what Socrates mentioned, and he was forced to die. ठीक है जी। अब देखो, अब ना सॉक्रेट्स ने एक बड़ी प्यारी बात करी। सॉक्रेट्स के टाइम पे जो ग्रीक सोसाइटी थी, ग्रीक सोसाइटी में ना एथेंस और स्पार्टा, या हम सिर्फ और सिर्फ एथेंस की बात करें तो सॉक्रेट्स के टाइम पे ये देखा गया कि जो ग्रीक सोसाइटी है दैट इज फुल ऑफ इनइक्वालिटीज, ठीक है। ये सॉक्रेट्स के टाइम पे भी देखा गया और यही आगे भी कंटिन्यू रहा, चाहे प्लेटो के टाइम पे हो चाहे एरिस्टोटल के टाइम पे हो। तो दैट पर्टिकुलर सोसाइटी वाज फुल ऑफ इनइक्वालिटीज। इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी व्हिच वाज फुल ऑफ इनइक्वालिटीज, उस सोसाइटी में हमने क्या देखा, या उस आइडिया में हमने क्या देखा, दैट कि some people were allowed to participate in a particular thing, some people were allowed to go to school and to be taught by their teachers. तो एरिस्टोटल ने क्या कहा, सॉरी सॉक्रेट्स ने क्या कहा, सॉक्रेट्स कहता है यार ऐसे कैसे हो सकता है कि हम एक बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पीछे छोड़ दें, जो कॉन्सेप्ट ये कहता है दैट पीपल नीड टू लर्न समथिंग, ठीक है। उसने बोला कि यार एक आदमी होता है जिसको कुछ नहीं आता, एक आदमी होता है जिसको सब कुछ आता है, ठीक है। अब ये जो और ये सब सोच है कि अगर सॉक्रेट्स कह रहा है कि मेरे को सब कुछ आता है, तो सॉक्रेट्स कह रहा है ये एरोगेंस है, ठीक है। सॉक्रेट्स कहता है अगर कोई ये क्लेम करता है दैट आई नो एवरीथिंग, तो दैट इज एरोगेंस, ठीक है। एंड सॉक्रेट्स ऑन द अदर हैंड एडमिटेड, Socrates said I as an individual know nothing. On the same side Socrates said if somebody admits that he knows everything, that is sheer arrogance, ठीक है। एंड देयर इज अ सिचुएशन दैट पीपल से दैट दे नो नथिंग, दैट इज शियर इग्नोरेंस। एंड व्हेन दे से दैट दे नो नथिंग, दैट मींस दे डू नॉट वांट टू लर्न, ठीक है। एंड प्लेटो सेड कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ पढ़ना ना चाहो, या वर्च्यू क्रिएट ना करना चाहो, या नॉलेज अचीव ना करना चाहो। तो सॉक्रेट्स कहता कि दो स्टेजेस हैं, एक स्टेज है कि आप ये कह रहे हो कि आपको सब कुछ आता है, और दूसरी स्टेज है ये है कि आप कुछ सीखना नहीं चाहते इस आइडिया में कि आपको सब कुछ आता है। समझ रहे हो बात, कि मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे को सब कुछ आता है, पर इसमें क्या हो गया कि मैं इतना परिपक्व हो गया कि मेरे को लगा कि यार मैं सीखना ही नहीं कुछ चाहता, आई डू नॉट वांट टू लर्न एनीथिंग। तो सॉक्रेट्स सेड दैट इज अ मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स, दैट इज एरोगेंस प्लस इग्नोरेंस। And Socrates said कि this mixture of arrogance and ignorance is the most deadly combination. The mixture of arrogance and ignorance is the most deadly combination. And by profession, why Socrates gave so much effort, or why Socrates gave so much pressure on the method of learning or on the idea of learning, because Socrates himself was a teacher. ठीक है, Socrates himself was a teacher, and Socrates did not agree with the concept of, or with the idea, or with the method of teaching that was prevalent in the Socrates society, or in the Athens in which the Socrates lived, right? तो Socrates ने क्या देखा, Socrates कहता है कि यार जो जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं ना, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहां पे इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, और साथ ही साथ Socrates कहता कि यार लोगों को पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। सॉक्रेट्स कहता कि यार मैं लोगों को ना ट्रू नॉलेज इंपार्ट करना चाहता हूं। अब ये जो शब्द है नॉलेज या ट्रू नॉलेज, इसकी सॉक्रेटिक इंटरप्रिटेशन है, जो हम प्लेटो के आइडिया में भी देखते हैं, ठीक है। सॉक्रेटिक इंटरप्रिटेशन क्या है ट्रू नॉलेज की, कि यार एक ऐसा फॉर्म में अचीव करना चाहता हूं, एक ऐसी थॉट में बनाना चाहता हूं कि लोगों को लगे कि यार हमारे अंदर ही सब कुछ है। देखो डायलेक्टिकल मेथड जो हमने बात करी ना, दिस डायलेक्टिकल मेथड प्लेटो अडॉप्टेड फ्रॉम सॉक्रेट्स हिमसेल्फ, ठीक है। दिस डायलेक्टिकल मेथड प्लेटो अडॉप्टेड फ्रॉम सॉक्रेट्स हिमसेल्फ। अब एक छोटी सी कहानी तुम्हें बताता हूं जो मैंने पढ़ी थी व्हेन आई वाज अंडरस्टैंडिंग दिस आइडिया, और व्हेन आई वाज अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। तो जो सॉक्रेट्स है ना, सॉक्रेट बेसिकली सेज दैट Socrates gives an example. Socrates gives an example in which Socrates says that he went into a conversation with one boy. That boy Socrates named as Meno.
सोक्रेट्स ने एक बच्चे का नाम देखा। सोक्रेट्स ने बोला कि आई हैड अ कन्वर्सेशन विद अ बॉय मीनो हु वाज अ स्लेव बॉय। ठीक है, कि ये स्लेव था, इसको ना पढ़ने का राइट था, ना इसको कुछ पढ़ाया जाता था और ना इसको कुछ आता था। तो सोक्रेट्स कहता है कि मैं यार एक बच्चे से बात करी, स्लेव आदमी, स्लेव था, उसके लड़के का नाम था मीनो। ठीक है, तो सोक्रेट ने जब उस मीनो से बात करी, सोक्रेट कहता है उस बच्चे के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी। ठीक है, वो भेड़ बकरियां चार रहा था। तो सोक्रेट कहता है जब मैंने उससे बात करी तो आई केम टू नो दैट ही नोज पाइथागोरियन थ्योरम। ठीक है, तो जो पाइथागोरियन थ्योरम मैथ्स में पढ़ी होगी ना, तो सोक्रेट्स कहता है यार उसको पाइथागोरियन थ्योरम के बारे में अंदाजा था। ठीक है, तो मैंने उससे पूछा कि भाई तेरे को, तूने कुछ पढ़ा तो है नहीं, यू डू नॉट हैव एक्सेस टू फॉर्मल एजुकेशन, यू आर नॉट अलाउड टू हैव एक्सेस टू फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, दैट वाज द प्रॉब्लम ऑफ सोक्रेट्स कि सोक्रेट्स सेड कि पीपल डू नॉट हैव द राइट टू हैव एक्सेस टू प्रॉपर एजुकेशन। ठीक है, इस पे हम बाद में आएंगे। तो अब सोक्रेट्स कह रहा है कि यार तेरे को फॉर्मल एजुकेशन मिली नहीं ना, तेरे पास पढ़ने का जरिया था, तो तेरे को पाइथागोरियन थ्योरम कैसे पता है? तो कह रहे सोक्रेट्स कहता कि उस बच्चे ने, उस लड़के ने, उस मीनो ने जवाब क्या दिया? मीनो सेड दैट ही डिस्कवर्ड पाइथागोरियस थ्योरम जस्ट बाय क्वेश्चनिंग हिमसेल्फ। मीनो डिस्कवर्ड पाइथागोरियन थ्योरम जस्ट बाय डिस्कवरिंग एंड dwelling deep or jumping deep into himself. Can I understood this concept of Pythagorean theorem when I started questioning myself, when I started understanding or when I started questioning myself. तो उस टाइम के ऊपर मैंने पाइथागोरियन थ्योरम भी समझ लिया। Similarly, Socrates said कि if a man or if a slave boy who do not have access to anything, who do not have access to formal education, that slave boy can understand the concept of Pythagorean theorem, so we all can jump into ourselves, or we all can have a conversation with ourselves and look into ourselves to understand the concept of ethics. And we can understand the concept of true knowledge because everything we need to learn. तो सोक्रेट्स के इसी आइडिया से कि हम अपने आप से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, हम अपने आप से डिस्कशन कर रहे हैं, इसी आइडिया से प्लेटो का भी थॉट निकला कि भैया कन्वर्सेशन इंपॉर्टेंट है कि डायलेक्टिकल मेथड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? प्लीज बता रहा हूं, मेरे को यस और नो लिख के बताओ इफ आर यू गेटिंग माय पॉइंट। Is this soul searching method? बिल्कुल soul searching method, बिल्कुल Sachi, this is a kind of a soul searching method that we jump into ourselves to understand or to question ourselves. ठीक है, बेसिक आइडिया यहाँ पे सोल सर्चिंग का नहीं, बेसिक आइडिया यहाँ पे है हमारा अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ कन्वर्सेशन, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डायलेक्टिक्स। ठीक है, तो दैट कॉन्सेप्ट ऑफ डायलेक्टिक्स इज इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब यहां से ना सोक्रेट्स ने साची सोक्रेट्स ने यहां से सोल सर्चिंग नहीं, सोक्रेट्स ने यहां से एक और कॉन्सेप्ट दिया था, दैट वाज द आइडिया ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो आइडिया ऑफ कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको जब हम थ्योरी ऑफ फॉर्म्स पढ़ेंगे प्लेटो की। ठीक है, तो प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है, जब वो एक्सप्लेन करूंगा वहां पे मैं इस मीनो की कहानी में फर्दर आपको आगे बताऊंगा कि मीनो की कहानी में आगे हुआ क्या। ठीक है, राइट। तो अब हम इसी बात से आगे चलते हैं कि सोक्रेट्स ने जहां पे ट्रू नॉलेज की बात करी, अब ट्रू नॉलेज की बात को ही आगे चलाया प्लेटो ने। प्लेटो ने ट्रू नॉलेज की ही बात को आगे चलाते हुए क्या बोला कि ट्रू नॉलेज इज नथिंग बट ट्रू नॉलेज इज अ प्रोडक्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। ट्रू नॉलेज इज अ प्रोडक्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, अब यहां पे आप ये देखो कि सोक्रेट्स ने जहां बात करी ट्रू नॉलेज की, प्लेटो ने उस बात को आगे बढ़ाया। अब सोक्रेट्स और उसकी सोसाइटी में, सोक्रेटिक सोसाइटी जहां पे सोक्रेट जी रहा था, उस टाइम पे सोक्रेट्स की प्रॉब्लम क्या थी उसकी सोसाइटी के साथ कि सोक्रेट्स कहता कि यार आई वांट दैट आई कैन इंपार्ट एजुकेशन टू पीपल और टू ऑल। ठीक है, मैं सबको एजुकेशन देना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि सबको ट्रू नॉलेज अचीव हो। ठीक है, पर क्यों ऐसा मैं नहीं कर पा रहा? क्योंकि सोक्रेटिक टाइम पे एक और स्कूल ऑफ थॉट एग्जिस्ट कर रहा था जो एथेंस के प्राइमरी टीचर्स थे, या जो एथेंस में टीचर्स थे जो जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी बच्चों को पढ़ाने के लिए, उस स्कूल ऑफ थॉट को कहते हैं सोफिस्ट्स। ठीक है, सोफिस्ट्स उनको बोलते हैं सोफिस्ट्स।
ठीक है, तो एक आइडिया था सोफिज्म का। सॉक्रेट्स ने क्या बोला? सॉक्रेट्स ने अपनी थ्योरी ऑफ नॉलेज कि मैं सबको एजुकेशन देना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि द ट्रू नॉलेज शुड बी इम्पार्टेड टू द यूथ ऑफ एथेंस, द ट्रू नॉलेज शुड बी इम्पार्टेड टू द पीपल ऑफ एथेंस। ठीक है, अब सॉक्रेट्स ने ये आइडिया दिया। सॉक्रेट्स, तो मैं चाहता हूं कि इररिस्पेक्टिव कि आप कौन सी फैमिली के हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सी क्लास के हो, मैं सबको नॉलेज बांटना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि यार ट्रू नॉलेज यही होगी जब सबके पास नॉलेज होगी, जब सबके पास एक्सेस टू एजुकेशन होगा। पर अब that was very dangerous, or that was antithetical to the approach of sophists. Sophists, on the other hand, were the teachers who were given the responsibility to teach to the people of Athens. तो ये sophists क्या करते थे? Sophists basically सिर्फ और सिर्फ रूलिंग क्लास पे फोकस करते थे। सोफिस्ट सिर्फ और सिर्फ रूलिंग क्लास पे फोकस करते थे, और सोफिस्ट कहते थे कि यार माइट इज राइट। सोफिस्ट कहते थे कि पावर ही सब कुछ है, कि जिसके पास पावर है वही सही है। ठीक है, तो सोफिस्ट का व्यू पॉइंट था दैट पावर इज वर्च्यू, और मैंने अभी आपको सॉक्रेट्स का व्यू पॉइंट बताया दैट इज नॉलेज इज वर्च्यू। तो दैट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द सॉक्रेटिक व्यू पॉइंट एंड द सोफिस्ट व्यू पॉइंट। कि सॉक्रेट्स क्या बोलता था? अब यही सवाल यूपीएससी ने ना मेंस में पूछा भी हो आपके, नॉलेज इज वर्च्यू, बिकॉज प्लेटो ड्वेल्स ऑन द आइडिया ऑफ नॉलेज इज वर्च्यू। तो यूपीएससी ने ये सवाल पूछा हुआ है, इस पे भी हम आगे जाएंगे। तो सॉक्रेट्स ने बोला कि आई वांट टू इंपार्ट नॉलेज टू एवरीबॉडी। आई से दैट if the people of Athens have enough knowledge, then they can further develop their virtues. तो नॉलेज से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। हर लोग को, हर आदमी को एक्सेल करने के लिए नॉलेज की आवश्यकता है। But at that time, the sophists were the main teachers. They were given the responsibility to teach to the students. So sophism was kind of the political educators, or the sophists were kind of the educators who had to play a very important role in the building of education and the building of Athens system. So Socrates said that Athens has failed because their teachers are not doing their role properly, or teachers are not playing their role properly. ठीक है, तो आप ये देखो कि if I as a teacher do not teach you properly, then you cannot succeed, or you cannot get good marks. So if I as a teacher will fail in my duty, then it will have impact on your result, or it will have impact on the entire society. That is our complete relation. So Socrates said that the teachers play a very important role in the society building, and when the teachers do not play their role properly, then ultimately the society will go down, or the society has to decline, right? तो सॉक्रेट्स ने क्या बोला? सॉक्रेट्स कहता कि भाई मैं ये चाहता हूं कि हर बंदे के पास एजुकेशन हो, हर बंदा जो है वो एक तरह से नॉलेज ले पाए। सोफिस्ट जो थे, सोफिस्ट सिर्फ और सिर्फ पावरफुल क्लास की या रूलिंग क्लास की मदद करते थे। अब उस टाइम पे एथेंस में जब सॉक्रेट्स था, सॉक्रेट्स ये बातें कर रहा था, उस टाइम पे एथेंस में सोसाइटी जो थी दैट वाज काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक। एंड जो सोसाइटी डेमोक्रेटिक होती है ना, उस डेमोक्रेटिक सोसाइटी में भी हमारी सोसाइटी भी डेमोक्रेटिक है, पर क्या पावर सबके पास है? नहीं, पावर सिर्फ कुछ लोगों के पास होती है। तो उस टाइम पे ऊपर भी, चाहे एथेंस डेमोक्रेटिक सोसाइटी थी, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सोसाइटी थी, बट देयर वाज सर्टेनली अ रूलिंग क्लास, एंड द आइडियाज ऑफ सॉक्रेट्स was dangerous for this ruling class. So this Democrats, or the government of Democrats, what they did, they told Plato and they forced Socrates to drink poison. That is the reason that Plato hated democracy. ठीक है, आप समझ रहे हो बात? You are getting my point कि everything has logic behind it, everything has concept behind it, everything has a story behind it. The beauty of this particular subject is that everything has a story behind it. ठीक है, तो Plato said that democracy is the worst form of government. Why? Why Plato said that democracy is the worst form of government? Because his idol, his guru, Socrates, was forced to drink poison by the democratic government, or by the Democrats in Athens. That is the reason that Plato had sheer dislike for democracy, because he said that if a democracy cannot accept or cannot acknowledge the wisest of all men, then that state or that democracy should not exist. Right? हाँ या ना? यहां तक कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट यहां तक? यस और नो? ठीक है जी। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं फिर।
अब ये देखो, तो सोफिस्ट की जो पावर थी, सोफिस्ट के जो डिजाइन था, उस डिजाइन के अगेंस्ट, रिपीट द लास्ट लाइन। अच्छा हाँ, अनुज पूछ रहे, रिपीट। अनुज शर्मा आस्किंग, अनुज शर्मा, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक हो गया तो है? तो अनुज शर्मा आस्किंग, अनुज शर्मा सवाल आपने पूछा कि प्लीज रिपीट द लास्ट लाइन। तो लास्ट लाइन मैंने ये बोली कि द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ एथेंस, द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ एथेंस forced Socrates to drink poison. Forced Socrates to drink poison. That is the reason that Plato disliked the democratic government, and Plato said that democracy is the worst form of government. ठीक है अनुज? ठीक है, because democracy is the worst form of government, because he said that the ignorance or the ignorance of democracy was such that they did not acknowledge or they did not understand the concept of Socrates, or they did not understand the wise ideas or the wise thoughts of Socrates. That is why Plato even said that democracy is the rule of ignorance, democracy is the rule of fools, democracy is the rule of foolish people. ठीक है, that is the reason your Plato had so much hatred for the democratic government. मीनाक्षी पूछे सर ये वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल होगी? हाँ जी मैम, आज वाली तो यूट्यूब पे भी आएगी, इसके बाद वाली जो है वो सिर्फ उस पे आएंगी, पोर्टल पे। कोई बात नहीं मीनाक्षी, दिस विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब एंड दिस विल बी अवेलेबल ऑन पोर्टल एज वेल। यू कैन गो एंड वॉच इट ऑन पोर्टल और यू कैन वॉच इट ऑन यूट्यूब। ठीक है, आज शाम को आएगी ये यूट्यूब पे। ठीक है जी, चलो आगे बात करते हैं। तो अब सॉक्रेट्स ने क्या बोला? सॉक्रेट्स कहता है यार सोफिस्ट ने क्या कर दिया, सोफिस्ट ने ना देश बर्बाद कर दिया, सोफिस्ट ने हमारे एथेंस को बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को पढ़ा रहे हैं एंड दे आर नॉट ट्रू टू देयर जॉब्स, बिकॉज सोफिस्ट वर टीचिंग टू द पीपल ऑफ रूलिंग क्लास, टू द चिल्ड्रन ऑफ रूलिंग क्लास फॉर द मटेरियलिस्टिक इंटरेस्ट। ठीक है, पैसा ले लिया, जमीन ले ली या और बेनिफिट्स ले लिए। क्यों? क्योंकि ये पावर के लिए पीछे पड़े हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि माइट इज राइट, पावर इज वर्चू। ठीक है, तो सोफिस्ट को क्या बोला उसने बोला कि सोफिस्ट आर रनिंग बिहाइंड मनी एंड पावर। तो उसने बोला कि यार अगर टीचर जो है वो मनी और पावर के लिए पीछे भाग रहा है, सोफिस्ट खुद ही मनी और पावर के पीछे भाग रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? तो द एंटायर डिसबैलेंस और द एंटायर इम्बैलेंस that is created in Athens is created because of the teachers of the sophists. That is why Socrates did not like the sophists, and that is the reason that Plato criticized sophists. ठीक है, that is the reason that Socrates disliked sophists, and that is the reason even Plato disliked sophists. ठीक है, because so they said that sophists are running behind money and sophists are running behind materialistic interests. Because what Plato said that sophists ultimately led to the decline of our Athens, and the sophists are the reason, or this discrimination that has been created by sophists or because of sophists, that Athens lost the war. Right? तो ये सारा जो लॉजिक था ये सॉक्रेट्स के आइडिया में हमें प्लेटो में देखने को मिलता है। ठीक है, अब प्लेटो ने यहां से क्या हिसाब लगा लिया? प्लेटो ने कहा कि जो सॉक्रेट्स है ना वो सही बात कर रहा था, नॉलेज इज वर्चू। द एंटायर थॉट ऑफ सॉक्रेट प्लेटो is based on this particular line, that knowledge is virtue. Plato gave primacy to knowledge. Plato gave primacy to education. This book that he wrote, जो मैंने नाम बताया था आपको, रिपब्लिक, this book he wrote was declared by Rousseau, another very famous political thinker. Rousseau said that if there is a best book ever written on education, that is Republic. कह रहे एजुकेशन से बड़ी, एजुकेशन को एक्सप्लेन करते हुए एजुकेशन के लिए रिपब्लिक से बढ़िया किताब कोई नहीं लिखी गई आज तक के इतिहास में। ठीक है, तो दैट इंपॉर्टेंस और इस लेवल की इंपॉर्टेंस दी प्लेटो ने नॉलेज के कॉन्सेप्ट को और एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को, क्योंकि सॉक्रेटिक आइडिया जो था नॉलेज का वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था प्लेटो के लिए। राइट? यस और नो? ठीक है जी। अब यहां पे थोड़ा सा आप लिख लो, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा लिखवाता हूं आपको, फिर हम आगे इसको आगे कंटिन्यू करते हैं।
हेडिंग डालो प्लेटो, प्लेटो, और उसमें लिखो मेथड ऑफ प्लेटोज डायलॉग. फर्स्ट इज मेथड ऑफ प्लेटोज डायलॉग. इसमें द डायलेक्टिक मेथड, द डायलेक्टिक मेथड of Plato the dialectic method of Plato has been defined by Plato himself, has been defined by Plato himself in the Republic, in the Republic as the power of, as the power of conversing, as the power of conversing and its object is and its object is the discovery of, its object is the discovery of pursuit of truth, pursuit of truth as well as moral and, as well as moral and intellectual excellence, as well as intellectual excellence. इसमें लिखो अकॉर्डिंग टू रॉबिन्सन, सामने स्पेलिंग लिखे मैंने, अकॉर्डिंग टू रॉबिन्सन कोट एंड कोट करो, कोट एंड कोट का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू रॉबिन्सन, कोट एंड कोट, ठीक है, इसके बीच में लिखो कोट एंड कोट करो. डायलेक्टिक वाज, डायलेक्टिक वाज not a substitute of thinking, not a substitute for thinking, dialectic was not a substitute for thinking but a way of thinking, but a way of thinking. Unquote. नेक्स्ट पॉइंट लिखो अकॉर्डिंग टू सॉक्रेट्स, अकॉर्डिंग टू सॉक्रेट्स comma dialectics is a process, dialectics is a process through which our beliefs get filtered, our beliefs get filtered and we can arrive at true knowledge, we can arrive at true knowledge. And last point is dialectics is generally represented through
Dialectics is generally represented through thesis, antithesis, and synthesis. Thesis, antithesis, and synthesis. That is basically talking about a process via logical reasoning. A process via logical reasoning. ठीक है जी, नेक्स्ट लिखो सॉक्रेट्स इन्फ्लुएंस ऑन प्लेटो. Socrates' influence of Plato. Socrates' influence on Plato. इसमें देखो Socrates gives his theory. First point, Socrates gives his theory in context of Socrates gives his theory in context of his argument with the type of knowledge sophists are providing. With the type of knowledge sophists are providing. नेक्स्ट पॉइंट लिखो आइडिया ऑफ सोफिज्म. आइडिया ऑफ सोफिज्म. आइडिया ऑफ सोफिज्म के नीचे एक सब पॉइंट, पहला सब पॉइंट लिखो. आइडिया ऑफ सोफिज्म के नीचे पहला सब पॉइंट, सोफिस्ट इज अ स्कूल ऑफ थॉट. सोफिस्ट इज अ स्कूल ऑफ थॉट who talks about individualism in modern context or what we call as realism. What we call as realism. Next point, sophism, idea of sophism में next point. Sophist in the time of Socrates, was a teaching class and the political educators they were teaching to the students who could pay and were teaching the basic ideas. Idea of sophism में next point. लिखो. Power is virtue. Quote unquote कर लेना power is virtue को. Power is virtue was the belief of sophists that is
मीन्स टू गेट दोज थिंग्स, मीन्स टू गेट, सेकेंड पॉइंट है, एक मिनट मीनाक्षी पहले ये वाला लिख लो थर्ड पॉइंट, फिर मैं सेकंड जाता हूं। पहले थर्ड पॉइंट साची ने पूछा, सेकंड थर्ड लिख लो, फिर मैं सेकंड वापस जाता हूं एक बार। पावर इज वर्च्यू, इसमें आगे यहां पे लिखा था मीन्स टू गेट दोज थिंग्स, मीन्स टू गेट दोज थिंग्स which are required to, which are required to lead a comfortable and a good life, which are required to lead a comfortable and a good life। ठीक है, सेकंड पॉइंट रिपीट कर रहा हूं। सेकंड पॉइंट यह है कि सोफिस्ट इन द, सेकंड पॉइंट जो आप लोग पूछ रहे हो वो रिपीट कर रहा हूं, सोफिस्ट इन द टाइम ऑफ, सोफिस्ट इन द टाइम ऑफ Socrates was a teaching class, was a teaching class and political educators, teaching class and political educators, they were teaching to, they were teaching to the students primarily, to the students primarily who could pay, who could pay and were teaching with, and were teaching with basic idea, the basic idea। ठीक है जी, ये सेकंड पॉइंट था। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, व्यूज ऑफ सॉक्रेट्स ऑन सोफिस्ट्स, व्यूज ऑफ सॉक्रेट्स ऑन सोफिस्ट्स। पहला पॉइंट लिखो इसमें, Socrates thought, Socrates thought sophists were teaching, Socrates thought sophists were teaching were teaching, Socrates thought sophists were teaching rhetoric, rhetoric, R-H-E, rhetoric, and were not true, and were not true to their jobs, and were not true to their jobs। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ, वो बोल रहा था कि यार सोफिस्ट ऐसी चीज पढ़ा रहे हैं जो एक तरह से रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, और वो अपने जॉब्स को लेके, अपने काम को लेकर सच्चाई से काम नहीं कर रहे। जैसे मैंने बताया ना आपको कि सॉक्रेट्स का मतलब क्या था कि सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि रूलिंग क्लास कौन है, पावर क्लास कौन है। अगर आप ना सॉक्रेट्स का थॉट देख रहे हो या सॉक्रेट्स का टाइम देख रहे हो, तो आप ये रियलाइज करोगे कि आप ये रियलाइज कर पा रहे हो कि जो हमारा इंडियन सिस्टम है या इंडियन सिस्टम था, ठीक है, एंशियंट टाइम में जो हमारा इंडियन सिस्टम था, जहां पे राजा महाराजाओं के बच्चे गुरुकुल पढ़ने जाते थे, ठीक है, उसके अलावा एजुकेशन सबको अवेलेबल नहीं थी। कुछ ऐसे गुरु थे या कुछ ऐसे टीचर्स होते थे जो सिर्फ राजा महाराजाओं के बच्चों को पढ़ाते थे। अब वो क्या पढ़ाते थे राजा महाराजाओं के बच्चों को, किस तरह पढ़ाते थे, बाकियों को एजुकेशन अवेलेबल क्यों नहीं थी, या बाकियों को एजुकेशन किस तरह की दी जाती थी, ये पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन होता था। जिसकी वजह से इंडिया में भी या एंशिएंट इंडिया में भी आप देखते हो या मॉडर्न
थोड़ा मेडिवल इंडियन पोर्शन में आप देखते हो कि कुछ क्लासेस स्ट्रांग थी, बाकी क्लासेस वीक थी। इनइक्वालिटीज जो थी वो बहुत ज्यादा थी। एजुकेशन में इनइक्वालिटी थी, सोशल इनइक्वालिटी थी, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी थी, पावर में भी इनइक्वालिटी थी। तो ये एक तरह से अगर अब आप कंपैरिजन करो सोक्रेटिक व्यू पॉइंट का या सोक्रेटिक सोसाइटी का, जिस एथेंस में सोक्रेटिस रह रहा था, और उसके बाद इंडियन सोसाइटी का, एंशिएंट इंडियन सोसाइटी और मिडिवल इंडियन सोसाइटी का, तो आपको काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज दिखेंगी। ठीक है, कि सोफिस्ट सोक्रेट्स क्या बोल रहा है कि कुछ ऐसे गुरु हैं जो सिर्फ रूलिंग क्लास को पढ़ा रहे हैं। इंडिया में भी कुछ ऐसे गुरु थे जो सिर्फ रूलिंग क्लास को पढ़ाते थे। जो उनसे सवाल करता था उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती थी। उसी तरह इंडिया में भी क्या होता था कि जो रूलर से सवाल करता था उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती थी। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते थे जिनके पास सारी पॉलिटिकल पावर होती थी, जिनको एजुकेशन पे होल्ड होता था, सारी सोशल इक्वालिटी भी या सोशली भी वो हायरार्की में ऊपर होते थे। यहाँ पे भी ऐसा ही था कि कुछ लोग सोशल हायरार्की में ऊपर थे, चाहे वो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हुए थे, पर सोशल हायरार्की में फिर भी ऊपर थे, वही सारे डिसीजन मेकर थे। ठीक है, टीचर जो थे, जो सोक्रेट्स बोल रहा है सोफिस्ट थे, वो कुछ पावर के लिए काम कर रहे थे, कुछ मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए काम कर रहे थे। इंडिया में भी कुछ ऐसे टीचर्स थे जो मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए काम कर रहे थे। तो सोशल डिसहार्मनी एथेंस में भी थी, सोशल डिसहार्मनी इंडिया में भी थी। तो ये कंपैरिजन है सोक्रेटिक सोसाइटी का और इंडियन सोसाइटी का एंशिएंट टाइम्स के ऊपर। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि यू कैन रिलेट, you can basically try to relate so that it is better for you to understand. ठीक है, we need not mug up things and we need not basically say कि यार याद ही करना पड़ेगा। कंपैरिजन और बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी आप चीजें समझ सकते हो। ठीक है, यस और नो। अब हम पॉइंट लिख रहे थे सोक्रेट्स का, व्यूज ऑफ सोक्रेट्स ऑन सोफिस्ट्स। हमने पहले कहा सोक्रेट्स थॉट सोफिस्ट वर टीचिंग रेटोरिक एंड they were not true to their jobs and they were not true to their jobs। हाँ जी सर, ठीक चल रहा है, थैंक यू। सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो सोक्रेट्स ऑन सोफिस्ट में। सोफिस्ट्स वर टीचिंग टू द, सोफिस्ट्स वर टीचिंग टू द students, sophists were teaching to students idea of materialism, idea of materialism, and which will mislead the youth, which will mislead the youth and will pursue them to go for limited goods like money and power, which will ultimately create disharmony in the society, disharmony in the society। ठीक है जी, which will ultimately create disharmony in the society। नेक्स्ट लिखो क्रिटिक ऑफ सोफिस्ट, क्रिटिक ऑफ सोफिस्ट। हाँ, रिपीट द लास्ट लाइन, लास्ट लाइन रिपीट कर रहा हूं। सोफिस्ट वर टीचिंग टू स्टूडेंट्स, सोफिस्ट वर टीचिंग टू स्टूडेंट्स the idea of materialism, the idea of materialism which will mislead the youth, which will mislead the youth and will pursue them to go for limited goods like money and power, which will create
disharmony in society, which will create disharmony in society. critique of sophist. Next is critique of sophist. उसमें लिखो Plato dumped sophists. Plato dumped sophists as teachers of spiritual wares. And criticized their disregard for absolute truth. ठीक है जी, तो दैट इज विद रिगार्ड टू सोफिस्ट्स. अब ना एक स्टेटमेंट लिखो जिससे पता लगता है दैट हाउ मच इन्फ्लुएंस्ड वाज प्लेटो फ्रॉम सॉक्रेट्स. हाउ मच इन्फ्लुएंस प्लेटो वाज फ्रॉम सॉक्रेट्स. दैट प्लेटो गेव अ स्टेटमेंट. प्लेटो की स्टेटमेंट है, आई थैंक गॉड, कोट अनकोट कर लेना. प्लेटो स्टेटमेंट इज, आई थैंक गॉड that I was born Greek, not barbarian, comma, free man and not slave, comma, man and not women, but above all I was born in the age of Socrates. ठीक है जी. अब आप ये देखो कि ये लिख ली स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट लिख लो पहले, फिर आगे इसको बताता, इसमें से कुछ चीजें बताता हूं. ठीक है, देखो अब ये समझो कि इसमें से ना आपको कई सारी चीजें पता लगती हैं. इस स्टेटमेंट में से काफी कुछ पता लग जाता है सोक्रेटिक सोसाइटी के बारे में. पहली चीज तो है कि प्लेटो का सॉक्रेट्स पे कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस था. मतलब प्लेटो जो थे वो सॉक्रेट्स को कितना मानता था, वो इस लास्ट लाइन से पता लगता है. दैट अबव ऑल आई वाज बोर्न इन द एज ऑफ सॉक्रेट्स. पहली चीज तो ये होगी. दूसरी चीज होगी कि उसने बोला कि आई थैंक गॉड आई वाज बोर्न एज अ ग्रीक नॉट बारबेरियन. ठीक है, तो मतलब पहला फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एक तो यहां से आपको पता लगा कि ग्रीक और बारबेरियन में डिस्क्रिमिनेशन थी. मतलब वो एक तरह से जो मैंने बताया था ना एथनोसेंट्रिक, कि रेशियल सुपीरियरिटी की बात करते थे ऑन ग्रीक्स, कि वो कहते थे ग्रीक सबसे सुप्रीम है, बाकी सब बारबेरियन है. तो प्लेटो क्या बोल रहा है? प्लेटो बोल रहा है कि भाई बहुत अच्छा हुआ कि मैं भगवान को शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं एज अ ग्रीक पैदा हुआ, नॉट बारबेरियन. तो पहली चीज सोसाइटी की पता लग गई, दैट The Greek society was ethnocentric. दूसरी चीज उसने क्या बोला? फ्री मैन एंड नॉट अ स्लेव. मतलब एक फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ये भी वहां पे चल रहा था ग्रीक सोसाइटी में कि फ्री मैन एंड नॉट अ स्लेव.
कि जो फ्री मैन है उसको पढ़ने का राइट है, स्लेव जो है उसको कोई पढ़ने का राइट नहीं है। क्यों राइट नहीं है, या किसी भी तरह का राइट स्लेव को नहीं है? तभी अगर प्लेटो जो था वो स्लेव पैदा होता तो वो सोक्रेट्स के कांटेक्ट में ना आता। तो उसने बोला कि ये बहुत अच्छा हुआ, भगवान का शुक्रिया अदा है कि मैं एज अ फ्री मैन पैदा हुआ, नॉट अ स्लेव। एंड थर्ड थिंग व्हिच ही सेड दैट मैन एंड नॉट अ वुमेन, मतलब वहां पे सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी थी कि लड़कों को या मेन को जो था वो पढ़ने की आजादी थी, या मेन को हर काम करने की आजादी थी, पर वुमेन जो थी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन। तो इन 3 पॉइंट से भी आपको ये पता लगता है कि ग्रीक सोसाइटी उस टाइम के ऊपर कैसी थी, जिस टाइम के ऊपर प्लेटो या सोक्रेट्स जो थे वो अपना थॉट क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, तो अगर आप आज उसको लेके देखोगे, इस कॉन्सेप्ट से लेके समझोगे, तो यू विल रियलाइज कि प्लेटो ने एजुकेशन की बात करी, प्लेटो ने इक्वालिटी की बात करी, प्लेटो ने एक जस्टिस के कॉन्सेप्ट की बात करी, प्लेटो ने ये कह दिया कि सबको एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात करी प्लेटो ने उस टाइम के ऊपर। आज देखो ना, अगर आप आज की सोसाइटी की बात कर रहे हैं, आज की सोसाइटी में हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, प्लेटो उस टाइम पे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि इन सब में डिस्क्रिमिनेशन, राइट? तो आई होप यू आर क्लियर विद दिस बेसिक पॉइंट एज वेल। यस और नो? एक बार किसी को कोई डाउट है तो हाथ खड़ा कर दो प्लीज। अगर किसी को कोई डाउट है तो हाथ खड़ा करो, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। एनी काइंड ऑफ डाउट? नहीं है? चलो बहुत बढ़िया बात है। अब जो जो हमने टॉपिक कवर करने हैं प्लेटो में, वो आपको पता होने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट वी हैव टू कवर इन प्लेटो, जो यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन चुके हैं और काफी बार आ भी चुके हैं, वो हमने सारे टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है, प्लेटो की थ्योरीज हैं, जो थ्योरीज ऑफ प्लेटो, थ्योरी ऑफ सोल, थ्योरी ऑफ सोल है पहली, ये लिख लेना अपने पास ताकि आपको पता लग जाए कि ना इसी को फिर क्वेश्चन फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इसी को हम क्वेश्चन फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे, और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर निकाल के देखोगे तो यू विल रियलाइज दैट मेनी ऑफ दीज थ्योरीज और मेनी ऑफ द टॉपिक्स दैट आई विल राइट ऑन बोर्ड, दे हैव ऑलरेडी बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी एंड दे आर बीइंग मल्टीपल टाइम्स आस्क्ड बाय यूपीएससी। देखो, जो थ्योरी और थॉट वाला पोर्शन है ना, हमारा जो पेपर 1 का पार्ट ए है, इसमें बेनिफिट क्या है या इसका आइडिया क्या है कि ये पोर्शन स्टैटिक है। ठीक है ना, प्लेटो का थॉट चेंज नहीं हो सकता। प्लेटो ने जो थ्योरी ऑफ सोल दी वो तुम्हें भी पता है, वो सबको पता है, वो सारी दुनिया को पता है। आज पढ़ रहे हो, 10 साल बाद पढ़ोगे, 50 साल बाद पढ़ोगे, प्लेटो की थ्योरी ऑफ सोल सेम है। ठीक है, बट नंबर कहां से मिलेंगे? जब तुम उसको डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन का नंबर है, थ्योरी ऑफ सोल सेम है। ठीक है, तो उसको हम समझेंगे। सबसे पहले थ्योरी ऑफ सोल है, दूसरी है थ्योरी ऑफ आइडिया, थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ आइडिया, theory of education, theory of communism of wives and property, communism of wives and property, theory of philosopher king, and last is theory of ideal state. ठीक है जी, और ये 7 थ्योरीज जो हैं, ये 7 थ्योरीज हमने कवर करनी है, और इसी के साथ जो क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हुए हैं वो भी आपको मैं साथ ही बता देता हूं। तो क्रिटिकल इवैल्यूएशन वाली चीजें जो हमने अंडरस्टैंड करनी है, जो हमने पढ़नी है, वो मैं यहां लिख देता हूं। द पॉइंट्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, क्रिटिकल इवैल्यूएशन जिन चीजों पे आती है। ठीक है ना, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ मैंने कल भी आपको बताया था, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई मार्क्स कैसे लेने हैं। तो मार्क्स लेने के लिए तो हमें यही देखना पड़ेगा कि सवाल कैसे आते हैं। पहला एक आ सकता है क्रिटिकल इवैल्यूएशन, प्लेटो एज फर्स्ट फेमिनिस्ट, प्लेटो एज फर्स्ट फैसिस्ट, प्लेटो एज फर्स्ट फेमिनिस्ट, प्लेटो एज फर्स्ट फैसिस्ट, प्लेटो एज
Plato as a supporter, or Plato as a supporter of totalitarian state. Plato as a supporter of totalitarian state. Plato as enemy of open society. Plato as enemy of open society. Influence of Socrates on Plato, ये तो चलो हमने बात कर ही ली, ठीक है. Plato as father of political philosophy. Status of Plato in Western political thought or in political thought. And last is Aristotle's critique of Plato. Aristotle's critique of Plato. ये 14 टॉपिक अगर हमने कवर कर लिए, या अगर आपने सही तरीके से कर लिए, then your entire topic of Plato will be covered. ठीक है. Almost all the questions, if you will see the previous year paper, you will realize that almost all the questions related to Plato have been asked out of these topics. ठीक है. Theory of soul, theory of justice, theory of idea, theory of education, communism of wives and properties, theory of philosopher king, theory of ideal state. Plato as first feminist, Plato as first fascist, Plato as a supporter of totalitarian state, Plato as enemy of open society, Plato as the father of political philosophy, status of Plato in Western political thought or in general political thought, and Aristotle's critique of Plato. This summarizes the entire topic of Plato. This summarizes कि प्लेटो में कितने तरह के सवाल आए हुए हैं और कितने तरह के सवाल आगे आ सकते हैं. राइट. ये एक बार अपने पास नोट कर लेना. ठीक है जी, कर दूं रब? मैं लिख लिया सबने? एक बार मेरे को बता दो अगर लिखा नहीं है तो मेरे रब कर दो में से. ठीक है जी. देखो, देखो यार, क्रिटिक में लास्ट पॉइंट जो था वो हमने लिखा था कि एरिस्टोटल्स क्रिटिक ऑफ प्लेटो. लास्ट पॉइंट था एरिस्टोटल्स क्रिटिक ऑफ प्लेटो. ठीक है. अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक. इसी में को स्टार्ट करते हैं, प्लेटो को ही पढ़ते हुए आगे चलते हैं. और सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि प्लेटो की सबसे इंपॉर्टेंट किताब थी रिपब्लिक. अब ना प्लेटो भी, हर आदमी इवॉल्व होता है. ठीक है. ऐसा नहीं है कि वो थिंकर है या फिलोसोफर इवॉल्व नहीं होगा, सब इवॉल्व होते हैं. हम भी इवॉल्व होते हैं, हमारी सोच भी इवॉल्व होती है. उसी तरह प्लेटो की सोच भी इवॉल्व हुई. तो जब आप प्लेटो की सोच को देख रहे हो तो यू विल रियलाइज दैट प्लेटो की सोच के साथ साथ उसका थॉट भी इवॉल्व हो रहा है. प्लेटो के उम्र के साथ साथ प्लेटो का सोच भी इवॉल्व हो रही है. प्लेटो खुद भी इवॉल्व कर रहा है टाइम के साथ. जब प्लेटो इवॉल्व कर रहा है या जब प्लेटो की बात चल रही है तो आप ये देखो कि प्लेटो की कई सारी बुक्स हैं. देयर आर मल्टीपल वर्क्स ऑफ प्लेटो, बट जो सबसे 3 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं प्लेटो की, वो कौन सी हैं? एक तो है रिपब्लिक, दूसरी है स्टेट्समैन, और तीसरी है लॉज. ये 3 इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ प्लेटो हैं, रिपब्लिक, स्टेट्समैन एंड लॉज. दिस वर्क रिपब्लिक इज द वर्क ऑफ यंग प्लेटो. जब प्लेटो बिल्कुल एकदम होता ना, पंजाबी में होता है नवी पनीरी, ठीक है ना, जवान है प्लेटो की. प्लेटो को लग रहा कि यार मैं सब बदल दूंगा. जैसे आप लोग हो, आपको लगता है कि यार मैं ना सर्विसेज में जाऊंगा और मैं सिस्टम चेंज कर दूंगा, मैं सब कुछ बदल दूंगा, मेरे को जो चीज पसंद नहीं मैं चेंज कर दूंगा, है ना. हर बच्चा, हर आदमी
एक उम्र में बागी होता है, ठीक है, सिर्फ टाइगर श्रॉफ नहीं होता ना, बागी, हर आदमी एक उम्र में बागी होता है। तो जो बागी है ना, वो है यंग प्लेटो। कि प्लेटो ने ऐसी ऐसी थ्योरी दी, ऐसे ऐसे आइडिया दिए। प्लेटो कहता है कि भाई मैं सिस्टम ऑफ एजुकेशन भी चेंज कर दूंगा, मैं डेमोक्रेसी भी चेंज कर दूंगा, मैं स्टेट भी जस्ट कर दूंगा, मैं आइडियल स्टेट बना दूंगा। सब कुछ उसने रिपब्लिक में दे बता दिया, ठीक है। फिर वो इस लेवल पे रिपब्लिक में पहुंच गया कि उसने ये तक सोचना शुरू कर दिया कि यार मैं ना सोसाइटी को चेंज कर दूंगा, ठीक है। उसने ना ये बोल दिया कि भाई अल्टीमेटली प्लेटो ने रिपब्लिक में ना ये कहा कि मैं एक ऐसे स्टेज अचीव कर लूंगा कि जिस स्टेज में सब खुश रहेंगे, ठीक है। कि अब दैट विल बी द स्टेज ऑफ फुलफिलमेंट, दैट विल बी द स्टेज ऑफ हैप्पीनेस, that will be the stage where everybody reaches to the point that they feel fulfilled, that their life feels satisfied, their life feels fulfilled, they feel happy, ठीक है। ऐसी स्टेज अचीव करने की बात प्लेटो ने रिपब्लिक में कर दी। इस स्टेज को जो प्लेटो ने अचीव करने की बात करी रिपब्लिक में, इस स्टेज को हम बोलते हैं स्टेज ऑफ या फेज ऑफ यूडेमोनिया, फेज ऑफ यूडेमोनिया, Eudemonia. This phase of eudaimonia is that Plato says that every individual should reach a phase of eudaimonia. That stage or that phase of eudaimonia is the stage of fulfillment. That is the stage of extreme happiness. ठीक है, जब होता है ना कि आदमी अपने ट्रिप पे निकल जाता है ना, वो ट्रिप कि मतलब एक आदमी है कि वो इतना खुश है जीवन में, इतना खुश है कि उसको सब कुछ दिख नहीं रहा आसपास, उसको लग रहा है कि यार मैंने सब कुछ अचीव कर लिया, मेरी स्टेट इतनी बढ़िया है, मैं इतना बढ़िया हूं, मेरे आसपास के लोग इतने बढ़िया हैं, नाउ आई एम हैविंग अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, नाउ आई एम हैविंग अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन। दैट इज द स्टेज ऑफ यूडेमोनिया, कि अलग ही ट्रिप पे निकल गया प्लेटो, ठीक है। दैट इज द फेज ऑफ यूडेमोनिया, ये यंग प्लेटो ने बोला। फिर धीरे धीरे प्लेटो को समझ आने लगा कि यार जो मैं रिपब्लिक में बात कर रही है ना, ये बहुत यूटोपियन है, ये अचीव नहीं हो सकती, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो प्लेटो बड़ा होने शुरू हुआ। तो जो स्टेट्समैन है, दिस बुक ऑफ प्लेटो इज द ट्रांजिशनल फेज ऑफ प्लेटो। This stage is a transitional phase of Plato. In the statesman, that statesman is the transitional phase of Plato. In this statesman, प्लेटो डिफाइंस द आर्ट, और प्लेटो इस जो ऐसे है उसका स्टेट्समैन का, जो बुक है स्टेट्समैन की, इस स्टेट्समैन की किताब में, स्टेट्समैन के ऐसे में प्लेटो क्या कर रहा है, प्लेटो बेसिकली डिफाइंस और इज ट्राइंग टू डिफाइन द आर्ट ऑफ स्टेटमैनशिप, इज बेसिकली ट्राइंग टू डिफाइन द आर्ट ऑफ रूलिंग, कि किस तरह से जो आर्ट ऑफ स्टेटमैनशिप है, किस तरह से आर्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट है, किस तरह से आर्ट ऑफ हाउ टू रूल अ स्टेट है, दैट art or that basic rule is different from other forms of art, ठीक है। यहां पे ना प्लेटो क्या कह रहा है कि यार जो हमारा रूलर है रिपब्लिक में, प्लेटो ये कहता है कि एक हम फिलोसोफर किंग बनाएंगे, उस फिलोसोफर किंग को ना सब कुछ आना चाहिए। जैसे आप लोग जब, हाँ, कोई भी आदमी, ठीक है, या कोई भी इंसान जब एक यंग एज में होता है ना, उसको पता नहीं होता कि उसका पैशन क्या है, उसको ये नहीं पता होता कि यार उसे अचीव क्या करना है, ठीक है ना। आप रणबीर कपूर की पिक्चरों को उठा के देख लो, उसको पता ही नहीं था उसने क्या करना है, वो यंग स्टेज है कि पता ही नहीं कि हमने करना क्या है। तो उसको लगता है कि यार मैं ना गिटार बजा लूंगा जबरदस्त, गिटार बजाने के साथ साथ ना मैं कुछ ऐसा भी अचीव कर दूंगा कि मेरे घर वाले कहेंगे यार मैं खुद ही जाऊंगा, यार कमाल कर दी, ठीक है, मैं आईएएस भी बन जाऊंगा, मैं गिटार भी बजा लूंगा, मैं बाइकिंग भी करूंगा, मैं यूट्यूब पे भी करूंगा, मैं सीरीज भी देखूंगा, सब कुछ करूंगा, ठीक है, मैं आर्टिस्ट भी बन जाऊंगा, किताबें लिखूंगा, पोइट्री लिखूंगा, ठीक है, चिट्ठियां लिख लिख के भेजूंगा लोगों को, समझ गए ना, किन लोगों को। तो वो क्या हो गया कि एक लीडर है, एक आदमी है, he is perfect in all forms of art, ठीक है, that is a republic। यहां पे स्टेट्समैन में प्लेटो को लगा यार ये इम्पॉसिबल है, ठीक है, प्लेटो को ना खुद ही रियलाइज हो गया, प्लेटो कहता है ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। तो स्टेट्समैन में प्लेटो ने क्या एक्सप्लेन करा, प्लेटो कहता है कि द आर्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट, द आर्ट ऑफ रूलिंग, द आर्ट ऑफ स्टेटमैनशिप इज डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट। देयर इज अ काइंड ऑफ डिफरेंस दैट कि कौन आदमी आर्टिस्ट हो सकता है, कौन आदमी रूलर हो सकता है, ठीक है ना। अगर आप इंडिया में देखो तो इंडिया में सचिन तेंदुलकर वाज द बेस्ट बैट्समैन, ठीक है, ही इज काइंड ऑफ द बेस्ट बैट्समैन द वर्ल्ड क्रिकेट हैज एवर सीन, नॉट जस्ट इंडियन क्रिकेट, द वर्ल्ड क्रिकेट हैज एवर सीन। ही इज कंसीडर्ड टू बी काइंड ऑफ नेक्स्ट टू डॉन ब्रैडमैन, कि डॉन ब्रैडमैन से अगर अगला कोई देखा तो वर्ल्ड कंसीडर करता सचिन तेंदुलकर देखा। और क्या सचिन तेंदुलकर कैप्टन बन पाया प्रॉपर? नहीं। इंडियन क्रिकेट टीम में सचिन तेंदुलकर का जो कैप्टनसी का फेज था दैट वाज नॉट स्मूथ, ठीक है, हिज
ट्राइक्लियर डिक्रीज। ही हैज रिटन his autobiography, इसकी किताब सचिन तेंदुलकर जो बुक है, उन सचिन तेंदुलकर बुक में उन्होंने लिखा हुआ है कि यार मैं जब कैप्टन बना तो माय फॉर्म डिक्लाइंड, आई स्टार्टेड टेकिंग प्रेशर। तो आर्ट ऑफ बैट्समैनशिप अलग होगी, आर्ट ऑफ रूलिंग अलग होगी। वो प्लेटो को कहां समझ आया? स्टेटमैनशिप में। ठीक है। एंड द लास्ट ऑफ ऑल इज द लॉज। दिस इज द फेज ऑफ मैच्योर प्लेटो। This is the phase of mature Plato. In this phase of mature Plato, what Plato realized, Plato realized that one person or the idea of one person cannot rule the country. There need to be certain codified laws, or there need to be certain codification of laws जो एक देश चला सकता है. That is the idea of laws. That means कोडिफिकेशन की बात करी प्लेटो ने। तो ये 3 स्टेजेस हैं प्लेटो की लाइफ की, और यही 3 स्टेजेस जो हैं उसकी किताबों में रिफ्लेक्ट होती हैं। रिपब्लिक टॉक्स अबाउट यंग प्लेटो, स्टेट्समैन इज द ट्रांजिशनल फेज ऑफ प्लेटो, एंड लॉज इज द मैच्योर फेज ऑफ प्लेटो, वेयर प्लेटो सेज दैट लॉज आर रिक्वायर्ड टू रन अ नेशन, लॉज आर रिक्वायर्ड टू ट्रेड अ पाथ ऑफ नेशन। यस और नो? किसी को इसमें कोई डाउट है तो मेरे को बताओ। ठीक है, और किसी? मनप्रीत ने तो बता दिया, बाकी किसी को? ठीक है जी। तो ये बना लेना था अपने पास, एक बार बना लेना था अपने पास, चार्ट बना लो। आई होप आपने बना ही लिया होगा। ठीक है, तो इसको मैं रब कर रहा हूं फिर। ठीक है सर, चलो अब सबसे पहले हमने बात कर रही है रिपब्लिक की, कि जो सबसे इंपॉर्टेंट किताब है रिपब्लिक, उसी किताब में प्लेटो ने कई सारी बुक्स, कई सारे वॉल्यूम्स लिखे। उन्हीं वॉल्यूम्स में, डिफरेंट वॉल्यूम्स में प्लेटो ने कई सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करे। ठीक है, जैसे कि जितने मैंने आपको थ्योरीज लिखी, वो सारी की सारी थ्योरीज ऑलमोस्ट जो हैं वो प्लेटो के रिपब्लिक के कॉन्सेप्ट में डिस्कस्ड है। राइट, अब ना यहाँ की आज की क्लास में यहीं पे एंड करूंगा, क्योंकि जो थ्योरीज हैं वो थ्योरीज मैं कल इंटररिलेटेड फॉर्म में समझाऊंगा। आज फिर इतना भी टाइम बचा नहीं है कि मैं उसको इंटररिलेटेड फॉर्म में समझाऊं। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ आइडिया, थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग जो है, ये सारी की सारी कल मैं इंटररिलेटेड फॉर्म में आपको 2 घंटे में क्लियर कर पाऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहां तक रहेगी। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार मेरे को बता दो। और ना दूसरी एक बात और थी जो मैंने आपसे करनी थी, जैसे आई गॉट सम मैसेजेस फ्रॉम द स्टूडेंट्स हु सेड कि सर इट इज बेटर दैट यू गिव रिकॉर्डेड लेक्चर्स रादर देन लाइव लेक्चर्स। ठीक है, माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इज कंप्लीटली डिफरेंट। आप मेरे को बताओ कि व्हाट इज फाइन विद यू, दैट यू वांट लाइव लेक्चर्स और यू वांट रिकॉर्डेड लेक्चर्स? लाइव लेक्चर्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। यही मेरे को भी ठीक लगता है, लाइव लेक्चर्स आर मच बेटर बिकॉज यू कैन एटलीस्ट कोरिलेटेड, यू कैन आस्क क्वेश्चंस। जय श्री, सब चलेगा। ठीक है, सब चलेगा तो लाइव ही चलाओ। राइट, तो इफ यू हैव एनी डाउट, आई हैव गिवन यू माय नंबर यस्टरडे। इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन सेंड मी अ मैसेज। दिस लेक्चर अगर आपने, इफ यू हैव टू रिविजिट, दिस विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब एंड एज वेल एज ऑन आवर पोर्टल। राइट, तो ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो एट 1:30। थैंक यू।